एवरीवन, दिस साइड मेघा। ये हमारा थर्ड लेक्चर है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम यहाँ रिवाइज करेंगे कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो अलाइड और सेंट्रल पावर के बीच में हुआ था। तो अलाइड के अंदर जो जो कंट्रीज़ उसमें थी जिन्होंने पार्ट लिया था, अलाइड बनी थी, वो थी फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, सर्बिया, जापान, इटली, यूएसए ने लेट ज्वाइन किया था। ठीक है। और इधर से अगर हम सेंट्रल पावर की बात करते हैं तो जर्मनी जो था वो सेंट्रल पावर में था। मैंने आपको बताया था ना कि जर्मनी जो था वो हार गया था। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया ये सेंट्रल पावर थी। जब 1917 में यूएसए ने ज्वाइन किया था तो 1918 के अंदर जर्मनी यानी सेंट्रल पावर हार गई थी, डिफीट हो गई थी। तो अगर हमने इसे शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हो तो अलाइड को हम कैसे याद रखेंगे? रूसी JBF से। ठीक है। और सेंट्रल पावर को क्या कह सकते हैं? गोएब के नाम से, GOAB के नाम से। ओके, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है यहाँ पर 1.2 पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। द बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक coincide with the revolutionaries uprising of the Spartans Leagues on the pattern of the Bolshevik Revolution in Russia। अब जिस समय पर ये वाइमर रिपब्लिक की स्थापना हुई उस समय से क्या हुआ कि जो बोल्शेविक अपराइजिंग हुई, जो क्रांति हुई, उसकी तर्ज पर जर्मनी में जो स्पार्टकिस्ट लोग थे, लीग थे, अपने क्रांतिकारी विद्रोह की योजनाएं को अंजाम देने लगे। तो इसमें कौन कौन से लोग थे? सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश इन द सिटीज़। अब जितने भी यहाँ पर क्या था कि ये जो मजदूर लगा लीजिए, नाविक हो गए, सेलर्स हो गए, ये क्या था? सोवियत जर्मनी में बहुत सारे यहाँ पर शहरों में बनाई गई ये लीग बनी थी। ठीक है। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वो चेंज विद डिमांड्स फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर वो क्या चाह रहे थे? सोवियत प्रकार की गवर्नमेंट की वो लोग पक्ष में थे। कहाँ पर बनाना चाह रहे थे? बर्लिन में। और अब यहाँ पर ऐसा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बन रहा था। Those opposed to this, such as the Socialist, Democrat and Catholic, met in the Weimar to give shape to the Democratic Republic। अब यहाँ पर इसी कारण क्या था? जितने भी कैथोलिक थे, डेमोक्रेट्स थे और जितने भी सोशलिस्ट थे कि वाइमर में किस तरह का चेंज आना चाहिए, ये क्या चेंज चाह रहे हैं कि यहाँ पर इनकी क्या हुई? बैठक हुई, मीटिंग हुई थी एक। ठीक है। ये यहाँ पर मिले थे। द वाइमर रिपब्लिक क्रश्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉर वार्टियंस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री कॉर्प्स। उन्होंने जो इस प्रकार की जो शासन व्यवस्था थी उसके विरोध में एक मतलब लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना का फैसला लिया था। और आखिरकार जो वाइमर रिपब्लिक है, ठीक है, वाइमर रिपब्लिक ने क्रश किया था इस वॉर को। कहाँ पर? पुराने सैनिकों के फ्री कोर नामक संगठन को बनाकर इनका जो विद्रोह हो रहा था उसे क्रश कर दिया था, कुचल दिया था। ठीक है। The Anarchist Spartans later founded the Communist Party of Germany। अब इस पूरी जो ये घटना रही इसके बाद क्या हुआ कि स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। और इसके बाद क्या रहता है? इसके बाद जो कम्युनिस्ट और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। हिटलर जो था बहुत ही पावरफुल स्पीकर था। लोग उसकी बात को सुनकर ही बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस होते थे। तो जितने भी क्रांतिकारी थे, उग्र राष्ट्रवादी थे, दोनों ही इस खेमे में मतलब रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे थे। पॉलिटिकल रेडिकलाइजेशन वॉज ओनली हाइटन बाय द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ 1923। 1923 के अंदर जो इकोनॉमिक क्राइसिस थे से राजनीतिक जो रेडिकल थे उनके विचारों को बल दिया, मतलब अब ये फोर्स में आने लगे। सो जर्मनी हैज़ फॉर्ड द वॉर लार्जली ऑन लोड एंड हैड टू पे विद रिप्रेजेंटेशन इन गोल्ड। अब जितना भी जो पहला युद्ध हुआ जर्मनी से बहुत अधिक कर्ज लेकर लड़ा गया था। तो जर्मनी को हर जाने के रूप में जो कंपनसेट करना था उसमें क्या हुआ कि उसके जितने भी गोल्ड के रिजर्व थे उनको बाद में देनी पड़ी। और इस जो दूसरा जो दो तरह का बोझ जर्मनी पर पड़ा उससे क्या हुआ कि उसके जो जितने भी गोल्ड रिजर्व थे वो लगभग ख़त्म होने लगे। और आखिरकार 1923 के अंदर जर्मनी में कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। अब इसके विरुद्ध जो फ्रांस था उसने क्या किया? इनका जो इंडस्ट्रियल एरिया था रूअर को, जहाँ पर ज़्यादा कोल डिपॉजिट थे, उसको अपने कब्जे में ले लिया। सो जर्मनी
रिटेलेटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रैकलेसली। अब जर्मनी ने क्या किया, फटाफट से अपनी पेपर करेंसी छापनी शुरू कर दी विद टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन। जैसे ही उनकी जो पेपर करेंसी थी वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन में आ गई, तो जो उसकी वैल्यू थी मार्क की फैल हो गई। मार्क क्या है, वहाँ की करेंसी का नाम है। जैसे इंडिया के अंदर हम रुपये यूज़ करते हैं तो वहाँ पर मार्क यूज़ होती है। सो इन अप्रैल द US डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। अब US डॉलर जो था, एक डॉलर कितने मार्क के बराबर था, 24,000 के। और जब आगे जुलाई में उसकी वैल्यू 3,53,000 हो चुकी थी। अगस्त में 46,21,000 मार्क्स, और बाद में बढ़ती बढ़ती ये कहाँ तक पहुँच गई, ट्रिलियंस तक पहुँच चुकी थी। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क्स कोलैप्स, जैसे जैसे ही मार्क्स की वैल्यू कम होती जा रही थी तो प्राइसेस ऑफ गुड्स सोअर्ड। तो अब ये जो जितने भी आप ये लगाओ कि जो ज़रूरत हमारी चीज़ों के सामान होते हैं वो आसमान को छूने लगे थे। द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कार्टलोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लोफ ऑफ ब्रेड। मतलब एक ब्रेड का पीस खरीदने के लिए इनको क्या करना पड़ता था, लगभग एक मतलब कि पूरा बैलगाड़ी से नोटों को भरकर लेकर जाना पड़ता था। तो जो जर्मन के समाज दुनिया भर में अब हमदर्दी का पात्र बन गए लोग, मतलब उन्हें बड़ी हमदर्दी से देखने लगे। जब कीमतें बेहिसाब होने लगी तो स्थिति को क्या कहा गया, हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। सिचुएशन व्हेन प्राइसेस राइज फिनोमिनली हाई। इवेंचुअली द अमेरिकन इंटरवेंड द बेल्ड जर्मनी आउट ऑफ द क्राइसिस बाय इंट्रोड्यूसिंग द डुवॉस प्लान। अब अमेरिका जो था वो सरकार ने जर्मनी के संकट को निकालने के लिए कुछ हस्तक्षेप किया। तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका ने इसके लिए कोई डॉब्स प्लान बनाया कि कुछ नया प्लान बनाते हैं जर्मनी को, जिससे उसे इस इकोनॉमिक क्राइसिस से, फाइनेंशियल बर्डन से दूर किया जाए। तो अब जर्मनी की जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस थे इसके लिए जो योजना बनाई गई उसमें क्या हुआ कि जर्मनी को शर्तों को दोबारा से तय किया गया। द ईयर ऑफ डिप्रेशन, द ईयर बिटवीन 1924 एंड 1928 saw some stability। अब यहाँ पर जर्मनी के अंदर कुछ स्टेबिलिटी देखी गई 1924 से लेके 1928 तक। ये दिस वॉज बिल्ट ऑन अ सैंड, लेकिन ये भी क्या था, रेत की ढेर की तरह ही खड़ी थी। सॉरी। जर्मन इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स। अब ये जितनी भी इनकी लगा लीजिए इंडस्ट्रियल जितनी भी गतिविधियाँ थी, जितना भी जर्मनी का वो था इन्वेस्टमेंट था, ये में जो थोड़ा सा सुधार हुआ ये अमेरिका से थोड़ी देर के लिए कर्ज पर ही निर्भर था कि इन्होंने जितना लोन उठाया है उस पर ही डिपेंड करता था। सॉरी। दिस स्पोर्ट वॉज विथड्रॉन। अब ये स्पोर्ट कब विथड्रॉ होगी, जब वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो था वो क्रैश हो गया 1929 में। अब लोगों को इसको वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था बेटा, ये शेयर मार्केट थी। 1929 में ये वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ है। फेयरिंग अ फॉल इन प्राइसेस, लोगों को डर था कि इनके प्राइसेस गिर जाएंगे, सो पीपल मेड फ्रंटिक एफर्ट्स टू सेल देयर शेयर। लोगों ने फटाफट से अपने शेयर बेचने शुरू कर दिए। ऑन द सिंगल डे 24 अक्टूबर को 13 मिलियन शेयर्स जो थे वो सोल्ड हो चुके थे। सो दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ये शुरुआत थी जब आर्थिक मंदी का टाइम आया था। So over the next 3 years between 1929 to 1932 the national income of the USA fell by half। अब USA की जो भी मतलब आप ये लगा के चलो कि जो इनकम थी वो लगभग आधी रह चुकी थी, वहाँ पर भी मंदी का टाइम आ गया था। सो फैक्ट्रीज शट डाउन, फटाफट से फैक्ट्रीज, और इसको क्या कहा गया, इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम है जिसमें फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट का काम बंद हो गया। फार्मर्स वर बैडली हिट बाय स्पेक्यूलेटर। अब जितने भी सट्टेबाज होते हैं उनकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी किसान थे उनकी भी जो इनकम थी वो ख़त्म होती जा रही थी, उन्होंने भी अपना विड्रॉ कर लिया था मनी। द इफेक्ट ऑफ दिस रिक्रेशन इन द US वॉज फेल्ट वर्ल्ड वाइड। अब ये जो इनकी ऊपर जो मंदी का टाइम आया, अमेरिका की अर्थव्यवस्था में जो आई मंदी थी, इसका असर पूरी दुनिया में देखा जा सकता था। द जर्मन इकॉनमी वॉज द वर्स्ट हिट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। अब जो जर्मन की इकॉनमी थी वो उसको भी बहुत बुरी तरह से, उस पर भी पहले ही मंदी का प्रभाव चल रहा था। बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज रिड्यूस टू 40%। अब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन थी वो काफ़ी कम हो गई थी। कहाँ तक आते आते 1929 से के मुकाबले 1932 में सिर्फ ये कितना रह गया था, 40%। वर्कर्स लॉस देयर जॉब, वर्कर्स की जॉब चली गई, और जो बाकी बचे थे उनकी जो वेजेस थी वो काफ़ी रिड्यूस कर दी गई थी।
द नंबर्स ऑफ अनएम्प्लॉयड टच एन अनप्रिंटेड 6 मिलियन। अब जो बेरोजगार की संख्या थी वो 60 लाख तक जा पहुंची थी। ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ जर्मनी यू कुड सी मैन, लोगों ने कुछ गले में प्ले कार्ड्स पहने हुए थे जिस पे लिखा था विलिंग टू डू एनी वर्क, वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। सो इस तरह से अनएम्प्लॉयड यूथ प्लेड कार्ड। अब जो बाकी जितने मतलब बेरोजगार लोग थे वो क्या करते थे, ताश खेलते हुए पाए जाते थे। कहाँ पर, लगभग स्ट्रीट कॉर्नर्स पर। और डिस्पैरेटली क्विड अप एट द लोकल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, और उनकी जो मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, रोज़गार के दफ्तर, वहाँ पर लोग क्या होता था, लंबी लाइंस लगाए लगे खड़े रहते थे। जैसे जैसे रोज़गार ख़त्म हो रहे थे, जितने भी यंग थे वो क्या पढ़ने लगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आने लगे। अब चारों तरफ कैसा माहौल था, डिस्पेयर, मतलब ज़्यादा मतलब निराशा भरा माहौल होने लगा। तो अब जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उससे क्या हो रहा था, लोग अब जिस तरह से इकोनॉमिक क्राइसिस को देख रहे थे उससे क्या उनका डर और गहरी बेचैनी पैदा हो गई थी। अब धीरे धीरे जो मनी का ये सिस्टम हो रहा है, मनी के अवलोकन से जितने भी मिडिल क्लास हैं, खास करके जो वेतन वाले लोग हैं, सैलरीड पर्सन हैं, अब जितने भी कर्मचारी हैं, पेंशन वाले हैं, उनको क्या लग रहा था कि उनकी जो बचत है वो कम होती जा रही है। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज द बिजनेस गॉट रूइंड। अब धीरे धीरे जितना भी व्यापार था, रोज़गार ख़त्म हो रहे हैं, सारा जितना व्यापार ठप होते जा रहे हैं, बहुत बुरी हालत में आ रहे हैं। दोज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटरिनेशन एंड एन एंग्जाइटी ऑफ बीइंग रिड्यूस्ड टू द रैंक टू द वर्किंग क्लास। अब समाज के जो इन जितने भी ये क्लासेस थे, इनको क्या हो रहा था, डर सजा रहा था, सर्वहाराकरण कहते हैं इसको, प्रोलेटरीकरण इसको। उन्हें डर था कि अगर यही सिस्टम चलता रहा तो वह भी एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे, या हो सकता है कि उनके पास भी कोई रोज़गार ना बचे। अब वो सिर्फ क्या था, जो ऑर्गेनाइज्ड मतलब लगा लीजिए कि सेक्टर से थे, बस जिनकी हिम्मत नहीं टूटी थी, लेकिन बेरोज़गारी की जो बढ़ती फोर्स दिख रही थी उनसे उन्हें भी लग रहा था कि अब मोल भाव की जो क्षमता है वहाँ पर चोट पहुँच रही है। तो बड़े जितने भी बिज़नेस थे वो भी अब संकट में थे, क्योंकि किसानों का एक बहुत बड़ा जो लगा लीजिए अब पूरा सिस्टम था, वो क्या था, कृषि की जितनी भी प्रोडक्शन की कीमतें थी उसमें क्या हो रहा था, डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही थी वो। तो जितना भी यंगस्टर का जो फ्यूचर था वो क्या हो रहा था, बिल्कुल अंधकार में, डार्क में जा रहा था। अपने बच्चों का जो औरतें थी वो अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रही थी, इसी वजह से औरतों के दिल भी डूब रहे थे। पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वॉज फ्रेग्राइल। अब जो वाइमर रिपब्लिक है वो राजनीति में एक बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा था। द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट। अब वहाँ पर क्या थे, कुछ कमियां पाई जा रही थी। इसमें क्या लग रहा था, ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप को। और वन वाज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर जितना भी ये लगा लीजिए प्रोपोर्शनल होता है, मतलब अगर हम अनुपात में लेके चले कि इसके जो प्रतिनिधि हैं इनमें भी कमी आने लगी थी, और किसी एक दल को बहुमत नहीं मिल रहा था। तो अब यहाँ पर हर बार गठबंधन की सरकार को सत्ता में आ रही थी। और इसके अलावा दूसरी जो समस्या थी वो थी आर्टिकल 48 की। इसमें क्या था कि प्रेसिडेंट के पास पावर रहती थी, वो कभी भी इमरजेंसी पावर का यूज़ कर सकता था, सस्पेंड कर सकता था सिविल राइट्स को, एंड रूल बाय डिक्री, कि जैसे वो चाहे मतलब कि लोगों के नागरिक के अधिकार को कर सकता है, अध्यादेशों को जारी कर सकता है। अपने छोटे से जीवन में काल में जो वाइमर रिपब्लिक रहा है उसका शासन में लगाइए कि आप 20 कैबिनेट्स के हाथों में रहा, और उनकी जो लगभग टाइम रहा, एवरेज टाइम, वो 239 डेज़ रहा है। और इसके जो आर्टिकल 48 है ये सबसे ज़्यादा इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है। येट द क्राइसिस कुड नॉट बी मैनेज। जैसे जैसे ये जो मतलब लोकतांत्रिक लगा लीजिए, ये सारी संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास जो था अब ख़त्म होने लगा था, क्योंकि वह कोई भी समाधान नहीं खोज पा रही थी। हिटलर राइज टू पावर, ये अब हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। Thank you all, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.